बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को हुए आम चुनाव के नतीजे धीरे-धीरे आ रहे हैं और इसमें स्पष्ट रूप से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन 12 फरवरी 2026 को हुए आम चुनाव के साथ एक जनमत संग्रह भी हुआ है, जो कि जुलाई नेशनल चार्टर 2025 के इम्प्लीमेंटेशन ऑर्डर से संबंधित है। ये इम्प्लीमेंटेशन ऑर्डर एक प्रकार का कानूनी दस्तावेज है, जो बांग्लादेश में व्यापक संवैधानिक और प्रशासनिक सुधारों की एक पृष्ठभूमि को निर्मित कर देगा। अब नई सरकार पर दारोमदार होगा कि जिस प्रकार के संवैधानिक सुधार इसमें अपेक्षित किए गए हैं, क्या वो उस प्रकार के सुधारों को कर पाती है या नहीं कर पाती है। ये संवैधानिक सुधार क्या है, ये जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले बांग्लादेश की भौगोलिक अवस्थिति को आप देख लीजिए। ये बांग्लादेश है, भारत के पूर्वी हिस्से में पड़ता है। इसके उत्तर पूर्व में उत्तर में भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र पड़ता है, पूर्व में भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र पड़ता है, लेकिन इसके दक्षिण पूर्व में यहाँ म्यांमार की अवस्थिति है और दक्षिण में बे ऑफ बंगाल की अवस्थिति है। यहाँ इसके उत्तर पश्चिम में भारत का चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी पड़ता है, जो बांग्लादेश की एक रणनीतिक स्थिति को भी भारत के संदर्भ में विशेष रूप से एस्टेब्लिश कर देता है, उत्तर पूर्व के संदर्भ में भी। तो बांग्लादेश के जितने भी घटनाक्रम हैं, इन पर भारत भारत का या बांग्लादेश के घटनाक्रमों का भारत पर प्रभाव भी निश्चित रूप से पड़ता ही है। इसलिए इन घटनाक्रमों के बारे में आपको जानना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो जो जुलाई नेशनल चार्टर है, उसमें किस प्रकार के संवैधानिक सुधार अपेक्षित हैं, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे बड़ा सुधार क्या अपेक्षित है कि वहां पर एक सदन से द्विसदनीय विधायिका एस्टैब्लिश की जाएगी। तो द्विसदन कौन सा होगा? उच्च सदन होगा और इसे सामान्य रूप से सीनेट कहा जा सकता है। इसमें कितने मेंबर होंगे? इसमें 100 मेंबर होंगे और इन 100 मेंबर को किस प्रकार से चुना जाएगा? निचले सदन के लिए जो आम चुनाव होते हैं, इसमें किस पार्टी को कितने परसेंटेज में वोट मिले हैं, इसी परसेंटेज के आधार पर वो सदस्यों को नामित करेंगे सीनेट में। सीनेट को कई प्रकार के अधिकार भी हैं। जैसे अगर बांग्लादेश में किसी प्रकार का संवैधानिक सुधार करना होगा, तो निचले सदन से 2/3 बहुमत के साथ साथ उसे ऊपरी सदन में भी बहुमत हासिल करना पड़ेगा। इसके अलावा राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग चलाया जाता है, तो महाभियोग के अंतर्गत भी दोनों सदनों से 2/3 बहुमत अपेक्षित होगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था की गई है, यानी एक महत्वपूर्ण सदन अपेक्षित यहां पर किया गया है। और किस प्रकार के संवैधानिक सुधार अपेक्षित हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से कराने के लिए आप घर बैठकर ही जीएस की तैयारी कर सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए एक कोर्स लॉन्च किया है, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में पूरा करा देगा। और इसकी सबसे खास बातों में शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी शाखा में जाएंगे और वहां पर जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे, तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट हो जाएगी, यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में पढ़ने वाला है। इसके संबंध में जो बैच है वो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही उपलब्ध होंगे। इंग्लिश के बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। तीनों ही बैचेस में एडमिशन प्रारंभ है, आप एडमिशन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर लीजिए, या दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी एडमिशन सुनिश्चित हो जाएगा। एडमिशन लेने के दौरान अगर आप इस फीस पर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं, तो मनीष कोड का इस्तेमाल करिएगा। मनीष कोड का इस्तेमाल करने पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पर आपको प्राप्त हो जाएगा। इस फीस को आप ईएमआई पर भी जमा करा सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। अब और संवैधानिक सुधार बांग्लादेश में किस प्रकार के अपेक्षित हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। एक और संवैधानिक सुधार यह है कि बांग्लादेश में प्रधानमंत्रित्व काल भी एक प्रकार से निश्चित कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्रित्व काल कितने वर्ष का होगा? 10 वर्ष का होगा, यानी प्रधानमंत्री केवल 2 कार्यकाल के लिए ही रहा जा सकता है। उसके लिए अधिकतम वर्ष तय कर दिए जाएंगे। ये बात अपेक्षित की गई है जुलाई नेशनल चार्टर 2025 में। इसके अलावा केयरटेकर सरकार की भी वापसी हो सकती है। 1996 में केयरटेकर सरकार की व्यवस्था लाई गई थी, लेकिन शेख हसीना सरकार ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। केयरटेकर सरकार की व्यवस्था लाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि चुनावों के समय एक केयरटेकर सरकार का गठन किया जाए, ताकि चुनावों की निष्पक्षता बनी रहे। सत्ताधारी पार्टी अगर चुनावों के समय सत्ता में रहती है, तो वो चुनाव को गलत तरीके से प्रभावित कर सकती है और इससे निष्पक्ष चुनाव कराना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए चुनाव के समय एक केयरटेकर गवर्नमेंट हो, जिसका एक मुख्य सलाहकार हो। इस मुख्य सलाहकार की जो नियुक्ति होगी वो एक चयन समिति के द्वारा की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे, जिसमें स्पीकर शामिल होंगे, जिसमें डिप्टी स्पीकर शामिल होंगे। और डिप्टी स्पीकर कहां से होंगे? डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति इसमें यह भी बात कही गई है कि विपक्ष से होगी। तो इस बात को विशेष तौर से तय किया गया है। तो
प्रधानमंत्री होंगे इस चयन समिति में, स्पीकर होंगे, डिप्टी स्पीकर होंगे, विपक्ष के नेता होंगे और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी का भी एक नामित व्यक्ति होगा। तो ये चयन समिति इस प्रकार से केयरटेकर गवर्नमेंट के सलाहकार की नियुक्ति करेगी, यानी इसमें सत्ता पक्ष के अलावा विपक्ष की सहमति को भी अनिवार्य कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार की विकट स्थिति से निपटा जा सके। यह आपातकाल के लिए महत्वपूर्ण व्यवस्था है। अन्य किस प्रकार की व्यवस्था है, जैसे न्यायपालिका की पूर्ण स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए निचली अदालतों में जो जजों की नियुक्तियां होंगी उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को व्यापक अधिकार प्रदान किए गए हैं। प्रत्येक डिवीजन में हाई कोर्ट बेंच की व्यवस्था की गई है और इसे इस प्रकार से व्यवस्था की गई है ताकि इस पर राजनीतिक दबाव न्यायपालिका पर किसी प्रकार का न रहे। आपातकाल के दौरान यह व्यवस्था भी की गई है कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जा सके, तो आपातकाल की घोषणा जो है उसके दौरान मौलिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे नागरिकों के। और इस घोषणा के लिए जब आपातकाल की घोषणा करनी होगी तो प्रधानमंत्री ही इसकी घोषणा नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसमें कैबिनेट के साथ साथ जो विपक्षी नेता हैं उनकी मंजूरी भी आवश्यक होगी। यह भी व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति के लिए भी राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो निचले सदन में गुप्त मतदान के माध्यम से करने की व्यवस्था है और अपेक्षा की गई है जुलाई नेशनल चार्टर में। और राष्ट्रपति कई तरह की स्वतंत्र नियुक्तियां भी करेंगे, चाहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो, राष्ट्रीय विधि आयोग हो या अन्य प्रकार के जैसे आप कह सकते हैं प्रेस परिषद हो या सूचना आयोग है, वहां पर स्वतंत्र नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और किस प्रकार के सुधार हैं जो अपेक्षा किए गए हैं, और इस प्रकार के सुधार है कि नागरिकों को कई तरह के अधिकार होंगे। नागरिकों का जो ऑनलाइन डेटा है उसको भी सुरक्षा प्रदान की गई है, उनकी इंटरनेट तक निर्बाध पहुंच को सुनिश्चित करने की बात की गई है। साथ ही व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा को भी कानूनी अधिकार प्रदान किए जाएंगे। बांग्लादेश में जो संवैधानिक पृष्ठभूमि है या आप कह सकते हैं कि जो संवैधानिक निरंतरता है वो 1972 का संविधान तय करता है। उसके कई सिद्धांतों में परिवर्तन की अपेक्षा की गई है। बंगाली राष्ट्रवाद से बांग्लादेशी राष्ट्रीयता की तरफ एक महत्वपूर्ण झुकाव है। इसके अलावा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता से सामाजिक न्याय, धार्मिक स्वतंत्रता पर विशेष जोर है और सभी मातृभाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा देने की भी बात इसके अंतर्गत की गई है। तो ये कुछ इस प्रकार के सुधार हैं जो एक बहुत बड़े अलग प्रकार के परिवर्तनों को सुझाता है। साथ ही युवाओं का भर्ती प्रक्रियाओं में एक विश्वास बने, एक निष्पक्षता सुनिश्चित हो, इसके लिए लोक सेवा आयोग का एक त्रिस्तरीय विभाजन होगा, त्रिपक्षीय विभाजन होगा सामान्य, शिक्षा और स्वास्थ्य में, ताकि भर्ती प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सके। और यह व्यवस्था इस प्रकार से की गई है। 37 नए विधायी या कार्यकारी सुधार किए जाएंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सुधार यह है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता को सुनिश्चित किया जाएगा। और चुनाव आयोग की निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए इसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, स्पीकर और मुख्य न्यायाधीश की देखरेख इस पर अनिवार्य की गई है, ताकि चुनाव की निष्पक्षता को विशेष रूप से इंटैक्ट किया जा सके, एक तरह से उसको जारी रखा जा सके, उसको बनाए रखा जा सके। हालांकि ये जो सुधार, व्यापक सुधार अपेक्षित किए गए हैं, इन पर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। जो एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि 1972 के संविधान की जो किसी न किसी तरह से एक प्रकार से निरंतरता चली आ रही थी, उस पर कहीं ना कहीं ये ब्रेक लगाने का प्रयास है। और ये जो नए सुधार किए गए हैं ये किस प्रकार से इम्प्लीमेंट होंगे या नहीं होंगे, और किस प्रकार से जो परिवर्तन अपेक्षित किया गया है उनके क्या परिणाम निकलेंगे, इस पर लगातार विशेषज्ञों द्वारा एक चिंता जताई गई है। 1972 के मूल ढांचे से विचलन पर भी सवाल उठाए गए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इस सुधार के अंतर्गत यह भी अपेक्षा की गई है कि सभी पार्टियां 5% महिला उम्मीदवारों को खड़ा करेंगी और हर चुनाव में वो 5% जो है बढ़ता चला जाएगा। 5% बढ़ेगा, फिर 5% बढ़ेगा और इस प्रकार से जो महिला प्रतिनिधित्व है उसको 33% पर लाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो निचला सदन है उसमें 300 मेंबर है और इनको महिलाओं के लिए 100% सीटें, मतलब 100 सीटें ले जाना है, यानी 33% सीटें पहुंचाना है और वो 5% हर चुनाव में बढ़ाया जाएगा। लेकिन वर्तमान में जो चुनाव हो रहा है, अभी तक की जानकारी के अनुसार जो अलग अलग पार्टियों ने महिला उम्मीदवारों को खड़ा किया है उनका प्रतिशत लगभग 2.5% के आसपास है। तो ये सुधार किस प्रकार से लागू किए जाएंगे एक बहुत बड़ा प्रश्न है। साथ ही ये 84 सूत्रीय सुधार है, जिसमें से 47 के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है और बांग्लादेश में संवैधानिक संशोधन के लिए ऐसा नहीं है कि जनमत संग्रह की आवश्यकता है, लेकिन इस जनमत संग्रह कराया गया है और एक इसके लिए ऑर्डर लाया गया, आप कह सकते हैं इसके लिए एक अध्यादेश लाया गया, एक इंप्लीमेंटेशन ऑर्डर लाया गया
जिसमें कई तरह की चीज़ों को ये जनमत संग्रह किस प्रकार से कराया जाएगा, बैलेट प्रक्रिया क्या होगी, चुनाव कब शुरू होंगे, कैसे खत्म होंगे, ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही ये भी चीज़ है कि ये संवैधानिक सुधार किस प्रकार से, ये जो विधायी सुधार हैं, ये किस प्रकार से किए जाएँगे, उसमें ये चीज़ भी तय की गई है। तो ये भविष्य में देखने वाली बात होगी कि ये किस प्रकार से लागू होंगे और फिर से अगर इस पर चर्चा करने की आवश्यकता होगी तो हम फिर भी इस पर चर्चा करेंगे। इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है, बांग्लादेश में जुलाई नेशनल चार्टर में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सीमा क्या प्रस्तावित है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष या कोई सीमा नहीं? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।